अब चलते हैं एसेक्सुअल मेथड्स की डिटेल में, जिसमें सबसे पहले मैं बाइनरी फिशन बता रही हूँ। फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, है ना। फिशन, दिस टर्म रेफर्स टू स्प्लिटिंग, टूटना। बाइनरी रेफर्स टू टू। तो अगर मेरा ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये एक ऑर्गेनिज्म अगर दो डॉटर सेल्स में टूटता है, स्प्लिट होता है, तो उसे मैं बोलती हूँ बाइनरी फिशन। पर मुझे ज़रा याद करके बताइए, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा के बता सकते हैं आप, क्या बिना डीएनए के कोई भी सेल, नया बना हुआ सेल सर्वाइव कर पाएगा? नहीं ना। अगर किसी भी एक बैक्टीरिया में, तुमने तो बस बड़ी आसानी से कह दिया कि ये जो बैक्टीरिया है इसका जो न्यूक्लियस है, अमीबा है ना, ये दिस इज अमीबा। बैक्टीरिया में भी सेम प्रोसेस होती है, फिलहाल अमीबा की एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा अमीबा है, इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे इलोंगेट हो गया, है ना। इलोंगेट होने के बाद उसमें इस जगह से कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप होना शुरू हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डीप होते गए एंड फाइनली यहाँ से एक न्यूक्लियस जो है वो ऊपर चला गया, दूसरा न्यूक्लियस जो है वो नीचे चला गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हुआ। देखिए ज़रा, साइटोप्लाज्म अंदर से डिप्रेस हो रहा है और फिर क्या होगा, मेरे दोनों सेल्स स्प्लिट होकर अलग अलग चले जाएंगे, है ना। ये बाइनरी फिशन हो गया। सीधे सीधे मामलों में समझूं तो दिस इज व्हाट इज बाइनरी फिशन, मतलब एक सेल स्प्लिट होकर दो सेल्स में ब्रेक हो गया, टूट गया। पर मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या किसी भी प्रोसेस में सिर्फ सेल को खींचकर तोड़ देने से वो उसके अंदर का जो डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डीएनए बकायदा डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक स्पेशल डिवीजन चलता है विच इज कॉल्ड एज ए माइटोटिक डिवीजन। इस ए माइटोटिक डिवीजन में मैंने बकायदा इस न्यूक्लियस की पहले एक कॉपी बना ली है ना। अब मेरे पास ये डीएनए मिक्स्ड डीएनए के फॉर्म में है। एक तो मेरे पास ये मैंने बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया। ये ऐसा मेरे पास किसके फॉर्म में है, मिक्स्ड डीएनए के फॉर्म में है। अब ये डबल कॉपी हो गई है बेटा, है ना। अभी पूरा एक साथ है, क्योंकि मीजोजोम की मदद से बैक्टीरियाज का डीएनए डिवाइड करता है। अमीबा का तो वैसे नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर का जो डीएनए है वो मीजोजोम की मदद से डुप्लीकेट करता है। यहाँ पे भी डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है। सो नाउ आई हैव डबल द सेट्स ऑफ डीएनए। ओके, अब ये जो सब दोनों एक साथ हैं, इनको मुझे दूर करना है, तो इनमें खिंचाव डेवलप होता है और इस खींचने के दौरान दोनों के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। ये जो डिप्रेशन क्रिएट होगा, इस डिप्रेशन के कारण आधा हिस्सा ऊपर जाएगा और आधा हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। मतलब मेरा जो पर्पस था ना, वो पर्पस सॉल्व हो गया। क्या था मेरा उद्देश्य, मुझे जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना था। कारण ये है कि मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से जान ली है, दैट नो न्यू सेल कैन सर्वाइव विदाउट डीएनए, विदाउट जेनेटिक मटेरियल। और ये तो ऑब्वियस भी है ना बेटा, विदाउट जीएम, जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो अगर कोई भी नया सेल बनता है तो उसके अंदर नया जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब जब भी आपका ये सेल डेवलप हुआ है, इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, इस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, दोनों के अंदर का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, तभी हमारा जो अमीबा है वो सेपरेट होगा या सेपरेट होकर सर्वाइव करेगा। जब तक ये सर्वाइव करना चाहता है, तब तक इसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, एक्टिवेटेड। न्यूक्लियस तो इन एनी केस एक्टिवेटेड रहता है, बस इसकी एक्टिविटीज़ या तो कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। जब हमारी अडल्ट स्टेज है, या चलिए यंग स्टेज से शुरू करते हैं। यंग स्टेज होगा बेटा, तो ऑब्वियसली डीएनए की जो एक्टिविटीज़ होंगी दैट वुड बी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होंगी। रीज़न, मेटाबॉलिज्म डिफरेंस है। किसी छोटे बच्चे का मेटाबॉलिज्म किसी अडल्ट के मेटाबॉलिज्म से ऑब्वियसली वैरी करता है। किसी अडल्ट का मेटाबॉलिज्म किसी ओल्ड एज व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म से भी डिफर करेगा। तो अडल्ट से मैं यंग को कंपेयर करूं तो इट वुड बी लेस, है ना। लीस्ट किस में होगा, ओल्ड में। सो इट वुड बी लीस्ट इन ओल्ड। इसी तरह ये जो अमीबा बन गया है, ये अमीबा अगर मान लीजिए इसका जेनेटिक मटेरियल धीरे 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 श्रिंक हो जाए, और श्रिंक होने के बाद इसको जो भी बनाकर देना है,
क्या क्या बना के देगा? प्रोटीन्स देगा, हॉर्मोन्स देगा। अब ये तो क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है तो इसे तो हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। आइडियली एक सेल के बारे में ज़रा सोच के देखिए, किसी एक सेल का जो डीएनए है, वो डीएनए उसे क्या क्या बना के देता है? प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, आगे चल के एंजाइम्स, मतलब एवरी रॉ मटेरियल, जो हर रॉ मटेरियल किसी भी प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, वो कौन बना के देगा? यही न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस अगर किसी सेल में नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल धीरे धीरे सेनेसेंस पे जाना शुरू होगा। आई एम सो सॉरी, नेक्रोसिस टर्म हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, सेनेसेंस पे जाना शुरू करेगा, राइट? तो ये बाइनरी फिशन है। कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा, ये सिर्फ स्प्लिटिंग नहीं है जैसा कि आपके दिमाग में होता है, ऐसा नहीं है। इसमें बकायदा डीएनए कॉपी हुआ है, फिर ये डीएनए क्या हो गया है? स्प्लिटिंग। दिस इज व्हाट इज बाइनरी फिशन। नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग का मतलब होता है एक आउटग्रोथ का डेवलपमेंट, राइट? तो बड का मतलब क्या होता है बेटा? एक सिंपल सी आउटग्रोथ होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ऐसे डेवलप होना शुरू होती है, धीरे धीरे और बड़ी होती है, ग्रेजुअली यहाँ पे एक आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ से वो स्प्लिट होकर टूट कर अलग हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि ये सारी बड्स एक साथ भी रहें, राइट? तो हमारे पास दोनों तरफ की मेथड्स हैं, या तो ये बड यहाँ से निकल के अलग हो जाए या ये बड इससे इंटैक्ट रहे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग का मतलब होता है आउटग्रोथ। यहाँ पे सेल की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, ठीक है? और सेल्स की ग्रोथ होने के बाद वो सारे सेल्स इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं तो एक बड बन जाती है, और वो बड जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म, नया यीस्ट बना सकती है। बडिंग की प्रोसेस दो ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमनली देखते हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो यीस्ट में पढ़ रहे हैं ना बेटा, जिसे हम सैकेरोमाइसीस सेरेविसी भी बोलते हैं। ये सैकेरोमाइसीस सेरेविसी जो है ये आपको पता है ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट के फॉर्म में यूज होता है। इसके अलावा हम हाइड्रा के अंदर भी सेम प्रोसेस पढ़ते हैं। तो बडिंग की प्रोसेस हाइड्रा के भी अंदर होगी, यीस्ट के भी अंदर होगी, दोनों के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज बडिंग। बडिंग का मतलब एक स्मॉल आउटग्रोथ प्रेजेंट होना जो कि इनिशियली पेरेंट से अटैच्ड रहेगी। क्यों अटैच्ड रहने वाली है बेटा? बिकॉज दिस इज इमेच्योर। सबसे पहली बात, इमेच्योर से मेरा क्या मतलब है? जिसे अभी अपना खाना इकट्ठा करते नहीं आता, जिसे फूड कैप्चर करते नहीं आता, उसे मैं कहूँगी इमेच्योर, राइट? या फिर जो अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, उसे भी मैं क्या कहूँगी? इमेच्योर। तो ये मेरे पास एक इमेच्योर बर्ड है। इमेच्योर बर्ड जो कि फूड डिराइव करेगी अभी हाल फिलहाल किससे? पेरेंट से। तो फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से क्यों अटैच्ड है? आ गया रीजन समझ में आपको? क्योंकि इसे अपना खाना चाहिए बच्चों, और वो खाना इसे पेरेंट से ही मिलने वाला है। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये मैच्योर होती है ना, मतलब अब अपना खाना खुद कलेक्ट कर सकती है, तो ये क्या करना शुरू करेगी? सेपरेट होना शुरू होगी। तो ये जैसे जैसे मैच्योर होगी ये सेपरेशन शुरू कर देगी, matured into new organism, and example is yeast and hydra. yeast जो है उसके अंदर बडिंग जो है वो थोड़ी सी मतलब अनइक्वल टाइप सी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी एक जगह पे सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो कर गए हैं और किसी दूसरी जगह सेल्स ग्रो नहीं करे हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अनइक्वल। ऐसे बच्चों, वो बाइनरी फिशन हमने जो पढ़ा था ना, बाइनरी फिशन के भी टाइप्स हैं। हाल फिलहाल हमने बाइनरी फिशन के टाइप्स नहीं पढ़े, बट देन आई विल शो यू। बाइनरी फिशन के टाइप्स भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे ये अमीबा है, अमीबा को आप सेंटर एक्सिस से कहीं से भी कट करें, हमेशा एक नया अमीबा सक्सेसफुली बन जाना है। दिस इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, राइट? ये मेरे पास यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर अगर आप इस तरीके से स्प्लिटिंग कर दें, पहले आपको फ्लैजेला को डबल करना पड़ता है, तो ये होता है हमारा वर्टिकल फिशन, राइट? और दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसवर्स फिशन। ये ट्रांसवर्स फिशन मतलब इस तरीके से डिवाइड होना।
तो ये मेरे पास एक सिंगल प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन में जो है स्प्लिट लगता है, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन बनता है या ट्रांसवर्सली जो पैरामीशियम है दैट गेट्स डिवाइड। इस तरीके से मेरे ये तीनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अलग अलग टाइप से बाइनरी फिशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से बडिंग की मैं बात करूँ तो बडिंग मेरे पास यीस्ट में कुछ अलग तरीके से होता है और हाइड्रा में कुछ अलग तरीके से होता है। आई विल शो यू हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसे होता है, हमने यीस्ट के अंदर तो देख लिया है। लेट अस टॉक अबाउट बडिंग इन हाइड्रा। ये एक हाइड्रा है विच इज पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा का मतलब है जिसके बेस पे, ये बेस होता है हाइड्रा का और ये उसके टेंटैकल्स हैं। मैं जस्ट एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये उसके टेंटैकल्स हैं। यहाँ पे वो टेंटैकल्स की मदद से फूड को कैप्चर करके अंदर लाता है। मतलब ये बात मुझे दिमाग में बैठ गई है अच्छे से कि अगर कोई भी हाइड्रा मैच्योर होगा तो उसके पास टेंटैकल्स होंगे ही होंगे, इजंट इट। टेंटैकल्स होना इज एन इंडिकेशन कि हाइड्रा कैसा है बेटा, मैच्योर है। ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पे सेल्स बनना शुरू होंगे, वो सेल्स धीरे धीरे इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी आउटग्रोथ बनेगी। धीरे धीरे ये सेल्स और इकट्ठे हो गए, फिर और पुश करेंगे तो ये आउटग्रोथ जो है और बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, है ना। थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी कर दी मैंने, इसको थोड़ा सा बैलेंस्ड बनाती हूँ। तो ये जो आउटग्रोथ है ये ऐसी हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा के इस आउटग्रोथ में जब तक टेंटैकल्स नहीं आ जाते ना बच्चों, तब तक ये इमेच्योर ही कहलाएगा। जैसे ही इसमें टेंटैकल्स आएंगे ये मैच्योर हो जाएगा और अब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर, अलग होकर नया इंडिपेंडेंट हाइड्रा के फॉर्म में ग्रो करेगा। देखते हैं कैसे, डायग्रामेटिकली देखते हैं। वो पेरेंट हाइड्रा है, उस पेरेंट हाइड्रा से यहाँ पे बेस पे एक बड बनना शुरू हो गई। एकदम से बड इतनी बड़ी नहीं होती है कि टेंटैकल्स भी आ जाए, पहले सिर्फ एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है। ग्रेजुअली देखेंगे तो वो बड बड़ी होती जा रही है ना, साइज बड़ा होता जा रहा है एंड लास्टली ये यहाँ से डिटैच होकर अलग हो गया। जिस समय ये डिटैच होता है इसके पास खुद के बने हुए टेंटैकल्स या खुद के इंडिपेंडेंट टेंटैकल्स होते हैं जिनकी मदद से ये खाने को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। आई बात समझ में। तो ये मेरे अंदर, मेरे जो हाइड्रा है उनके अंदर क्या हो गई, बडिंग की प्रोसेस। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल प्रोसेस की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है। वैसे कुछ प्लांट्स भी करते हैं, वो आखिरी में पढ़ने वाले हैं हम। प्लांट्स के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब भी होंगी फंगस के लिए, मतलब कैसे, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन एंड टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ठंडा है, मतलब कोल्ड है ना, एटमॉस्फेयर कैसा है, काफ़ी कूल है। तो ऐसी कंडीशंस मेरे फंगस के लिए अनफेवरेबल हैं, राइट। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी फंगल सेल ग्रो नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म, जैसे ये फंगस है, ये फंगस के हाइफी बनाए हैं मैंने, ओके। यहाँ पे मेरे पास स्पोरेंजियम है और इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स डेवलप होते हैं। जैसे ही ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा वैसे ही ये सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। सो दी स्पोर्स दे विल रिलीज आउट एज सुन एज दी स्पोरेंजियम गेट बर्स्ट, ओके। तो स्पोरेंजियम बर्स्ट होने के बाद स्पोर्स को बाहर रिलीज करेगा और ये जो स्पोर्स हैं ये जब भी किसी फेवरेबल जगह को देखेंगे वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे बेटा, जर्मिनेट, है ना। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स सर्टन स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्पोर्स। दिस इज माई स्पोरेंजियम, राइट। दीज आर राइजोइडल हाइफी और ये होता है हमारा कॉल्यूमेला। सो इस तरीके से मेरे पास एक फंगस का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। तो जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी, फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा, इट विल रिलीज ऑल द स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स दे गेट जर्मिनेट व्हेनेवर दे गेट अनदर फेवरेबल कंडीशंस। जब तक कंडीशंस इनके लायक नहीं होंगी ना, इनके फेवर में नहीं आएंगी, तब तक ये सारे स्पोर्स उसी जगह पे भरे हुए रहेंगे, वहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, राइट। कुछ स्पोर्स जू स्पोर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है। जू स्पोर्स का मतलब होता है एनिमल, है ना। जू का मतलब होता है एनिमल। एनिमल का स्पेसिफिक फीचर क्या है बेटा, एनिमल का स्पेसिफिक फीचर है उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होना।
तो जू स्पोर्स क्या है बेटा, कुछ ऐसे स्पोर्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, और इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन या मूवमेंट, लोकोमोशन इज द राइट टर्म। सो इस फ्लैजेला के कारण ये क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। मतलब क्या बात हो गई बेटा, यहाँ जो स्पोर्स बने वो स्पोर्स कैसे बन गए, ऐसे स्पोर्स बन गए कि जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, ये मूव कर सकते हैं और मूव करके किसके पास पहुंच सकते हैं, किसी भी फीमेल गैमीट के पास, राइट। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है जूस्पोर्स, बिकॉज दे हैव फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू सी देम विद द नेकेड आई। तो स्पोर फॉर्मेशन किन किन कंडीशंस में, किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन फंजाई, जहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये मेरा पेनिसिलियम है, इसमें इस तरीके के कोनिडिया बनते हैं, है ना। तो पेनिसिलियम में म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, इन सब में कोनिडिया बनते हैं। और इवन कुछ सिंपल प्लांट्स, कुछ लोअर प्लांट्स बेटा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर्स अलग टाइप के होते हैं। स्पोर्स की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल स्पोर्स का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी। जू स्पोर्स इस तरीके के होते हैं, ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है ना। ये इनका फ्लैजेला है बेटा, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जू स्पोर्स क्लेमाइडोमोनास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज व्हाट इज द कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, है ना। पेनिसिलिन जैसे हम बोलते हैं, ये कोनिडिया है पेनिसिलिन का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है जेम्युलेशन। जेम्युलेशन का मतलब होता है छोटे छोटे से फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब जिम्यूल्स बनना, है ना। ये जिम्यूल्स जो है, स्मॉल बड लाइक सेल्स जिन्हें हम जिम्यूल्स बोलते हैं, ये कब बनते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जब वो कोई अनफेवरेबल कंडीशन को फेस कर रहा हो। क्या हो सकती है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे बाहर बहुत सूखा है, डिहाइड्रेशन का केस है ना, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर काफ़ी लोअर डाउन हो चुका है, और इन टेम्परेचर में इस एनवायरनमेंट में और एक चीज़ भी इंक्लूड हो सकती है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ वेरी मच नीडेड फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है, वन कुड बी डिहाइड्रेशन, वेरी लो टेम्परेचर एंड अनएरोबिक कंडीशंस। ऐसी सिचुएशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स जिम्यूल्स बना लेते हैं, और ये जिम्यूल्स बड हैं, बेसिकली दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ्स, स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन जिम्यूल्स में एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम एंडोस्पोर बोलते हैं। मतलब अगर ये कोई एंडोस्पोर हो गया, ये एंडोस्पोर हो गया, उसके अंदर ये जिम्यूल प्रेजेंट है, तो जिम्यूल बहुत सेफ है, इसीलिए किसी भी तरह की एडवर्स कंडीशन उसे एकदम से इम्पैक्ट नहीं डालेगी, एकदम से उसे ख़त्म नहीं कर सकती है। तो जिम्यूल्स बेसिकली एंडोस्पोर्स के अंदर स्टोर्ड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके आजू बाजू कुछ स्पिक्यूल्स की ऐसी लेयर सराउंड हो जाती हैं, ऐसे स्पिक्यूल्स बन जाते हैं, या प्रोटेक्ट कर लेते हैं इसे। तो आप देखिए ज़रा कितना प्रोटेक्टिव हो गया ये, मतलब वो छोटा सा जिम्यूल बहुत अंदर की तरफ छुपा हुआ बैठा है और हर कंडीशन को झेल सकता है, राइट। सो इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन के सबसे अच्छे सोर्स हैं, ऐसे दिखते हैं हमारे जिम्यूल्स। ये जिम्यूल्स हैं, इन्हें आप एंडोजिनस बड भी बोल सकते हैं। एंडोजिनस बड से मेरा मतलब है जो बड अंदर बनती है उसे एंडोजिनस बोलते हैं, और ऐसी बड जो बाहर बनती है उसे हम एक्सोजिनस बोलते हैं। सो बड के फॉर्म होने के बेसिस पे हमने उसे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब जो बाहर बनती है, एंडो का मतलब जो अंदर बनती है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्ज है और इस स्पॉन्ज के अंदर जो जिम्यूल्स है वो अंदर डेवलप हो रही है, बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे हम एंडोस्पोर भी बोल सकते हैं, एंडोजिनस बोलते राधा। चलिए अब प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्लांट्स भी तो कुछ ऐसी स्पेशल प्रोसेसेस शो करते हैं कि जिसमें उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके एक एंटायर नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जहाँ पे कोई भी सॉरी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट बेटा, वेजिटेटिव पार्ट मतलब जैसे लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स,
रूट्स एंड स्टेम्स। ऐसे कुछ भी पार्ट से अगर आप एक नया प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स नॉर्मली they are for the growth of the plant and for all other activities, especially they are not at all meant for reproduction. तो ऐसे पार्ट्स मेरे प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रोथ में कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में कर सकते हैं, फूड स्टोरेज में कर सकते हैं, सपोर्ट देने में कर सकते हैं, तो उन्हें मैं बोलती हूँ वेजिटेटिव पार्ट्स। अगर ये वेजिटेटिव पार्ट्स भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगें, ये भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मतलब जहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब न्यू प्लांटलेट्स जो हैं वो किसी भी प्लांट से डेवलप होती हैं, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इजंट इट? ये प्लांट्स की कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं बेटा? These units could be runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb. बुलबिल्स भी हो सकते हैं। ये सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के नाम से कायदे से जाने जाते हैं। कॉमनली वी कॉल देम एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि इन्हीं पार्ट्स को यूज़ करके, है ना, हम प्रोपगेट करते हैं, हम एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो वी कॉल इट एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैसे होते हैं और कौन कौन से प्रोपेग्यूल्स से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, कौन से प्लांट डेवलप करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक प्लांट है विच इज कॉल्ड एज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम बेगोनिया भी हो सकता है ना। ये लीफ के नॉचेस हैं, है ना, डिप्रेशंस जो आपको दिख रहे हैं ना, मार्जिन, दीज आर कॉल्ड नॉचेस ऑफ द लीव्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो रहे हैं? कुछ छोटे छोटे से प्लांटलेट्स, और उन प्लांटलेट्स के पास कुछ बेसिक नॉर्मल रूट्स हैं। इन नॉर्मल रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। ये एडवेंटिशियस रूट किसी भी प्लांट को, किसी भी छोटे से छोटे प्लांटलेट को रूट में सबसे पहली बार वाटर को अब्जॉर्ब करने में मदद करवाएंगी। बाद में दे विल गेट रिप्लेस, बाद में तो फिर प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप होता है, टैप रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, बट दीज आर एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट अभी इसको के लिए बहुत सपोर्टिव है। ये किस में मिलेंगी आपको? लीफ मार्जिन्स ऑफ ब्रायोफिलम, जहाँ पे छोटी छोटी सी प्लांटलेट्स उग रही हूँ, या बेगोनिया में भी मिल सकती हैं, राइट? इसके अलावा पटेटो जो होता है, ये हमारा पटेटो, इसके अंदर ऐसी आईज होती हैं और इन आईज पे भी छोटी छोटी सी बड्स का फॉर्मेशन होता है और उन पे भी एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं। तो बड्स, जिन्हें हम कॉमनली आईज भी बोलते हैं, ये पोटैटो ट्यूबर के अंदर प्रेजेंट है ना। फिर शुगर केन के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, बनाना, जिंजर और डहलिया के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। हालांकि बनाना को हम राइजोम मेथड से भी बताते हैं, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। राइजोम्स, ये देखिए, राइजोम बनाना और जिंजर के लिए हम फिर से राइजोम भी यूज करते हैं, क्योंकि राइजोम का मतलब क्या होता है ना बेटा, राइजोजोम मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता, राइजोम मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा उसे राइजोम बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, ट्यूबर अलग चीज है, राइजोम अलग चीज है। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और ट्यूबर एक गठान है, राइट। तो यहाँ पे राइजोम जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। अगर बनाना का राइजोम आपको मिल जाए, कई बुक्स में ना आप कॉम भी पढ़ेंगे, इसे कॉम भी बोला जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपने ऊपर का पार्ट कट कर दिया और सिर्फ नीचे का हिस्सा जो है उसको सॉइल में दबा दिया, तो उसे एक नया बनाना प्लांट उग जाएगा, राइट। ऊपर आपको प्लांट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सॉइल के अंदर जो राइजोम या जो कॉम बचा हुआ रह गया है, ये कॉम मल्टीप्लाई करेगा, प्रोपगेट करेगा, एंड यू विल गेट अ न्यू प्लांट। इसके अलावा रनर्स होते हैं बेटा। रनर्स जो किसी भी सॉइल के पैरेलली ग्रो करते हैं, है ना। ये सॉइल सरफेस है और इस सॉइल सरफेस के पैरेलली ये जो रनर्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर और ये रनर आगे ग्रो करके बढ़ गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रनर। रनर किस में मिलेगा आपको? स्पेसिफिकली बेरीज में, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, मिंट है ना, पेपरमिंट जिसे अपन बोलते हैं। अलग अलग टाइप की ग्रासेस हैं, कॉमनली धूप ग्रास है। क्लास 11 मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहीं के कॉन्सेप्ट्स उठाकर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब CBSE ने रखे हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे ना आपको, तो चीज़ें काफ़ी फ्रेश हो जाएंगी माइंड में,
राइट। तो ये सारी चीज़ें जो अलग ये अलग जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, ग्रासेस हैं, इन सब के अंदर मुझे क्या बोलेंगे मिलेंगे, रनर्स। सकर्स एप्पल, एल्म और बनाना में मिलते हैं। तो इनकी भी रूट्स कैसी होती हैं, सकर टाइप की रूट्स होती हैं, दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। सी दिस इज व्हाट इज द डायग्राम ऑफ राइजोम। अब डायग्राम से समझ लीजिए, ये नोड्स हैं बेटा, ये वाले हिस्से जो हैं इन्हें नोड्स बोलते हैं, है ना। तो दो नोड्स के बीच का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं इंटरनोड, है ना। दो नोड्स के बीच के एरिया को हम बोलते हैं इंटरनोड। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो नोड वाला हिस्सा है ना, वहाँ से छोटी छोटी सी रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इस नोड से ही रूट आना शुरू हो गई, इस नोड से ही रूट आना शुरू हो गई, नोड नोड अगेन लाइक दिस। सो दिस इज हाउ एनी राइजोम, any ginger rhizome will develop into a new ginger, right? ये पोटैटो है, मैंने अभी आपको इसका डायग्राम बताया है। ये जो होते हैं ना बेटा, इन्हें आईज बोलते हैं, वैसे ये कुछ नहीं, नोड्स ही हैं, है ना। और इनमें से जब छोटी छोटी सी बड्स वाइट कलर की होती हैं, बारिश के मौसम में देखिए आपके घरों में जो पोटैटो रखे होंगे, जो थोड़ा सा शेड एरिया में है, हल्का सा मॉइस्चर है, वहाँ पे ना ऐसी वाइट कलर की बड्स बनना आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। ये जब बनती है ना तो पोटैटो का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये बड्स ग्रो होना शुरू करें तो आप तुरंत उसको कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ वो धीरे धीरे क्या करता है, टेस्ट चेंज कर देता है ना। लॉजिक है उसके पीछे क्या है, आपका पोटैटो जो है फूड स्टोर कर रहा है, ये बर्ड्स क्या करती हैं, उस फूड को अब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। तो जो जो स्टार्च कंटेंट है वो कम हो जाता है। स्टार्च इज स्वीट इन टेस्ट, है ना। तो सॉरी, स्टार्च इज स्वीट इन टेस्ट। तो जैसे जैसे वो स्टार्च कम होगा ना, धीरे धीरे उसका टेस्ट वैरी कर जाएगा एंड यू विल गेट एन इंडिकेशन कि ये पोटैटो जो है ये काफ़ी मेच्योर हो रहा है ना। तो इसे कट करके खा लेना चाहिए। ये ब्रायोफिल्म है, जहाँ पे ये लीफ की मार्जिन से क्या आना शुरू हो गई हैं, लीव्स आना शुरू हो गई हैं। दिस इज बुलबिल ऑफ अगेव, है ना। बुलबिल बुलबिल और बल्ब अलग चीज़ है बेटा। बल्ब क्या है, एक बीच में फ्लैशी स्टेम होती है और उसके आसपास लीव्स होती हैं, जैसे अनियन, ये फ्लैशी स्टेम है ना। सबसे छोटी स्टेम होती है प्याज की, जो हम खाते हैं वो स्टेम खाते हैं, ठीक है। और स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, इस स्टेम के आसपास ना ऐसी फ्लैशी लीव्स होती हैं जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। आप जब इसे कट करो ना तब देखना ध्यान से, अंदर एक बहुत छोटा सा पतला सा स्ट्रक्चर निकलता है प्याज के बिल्कुल अंदर, सबसे अंदर, वो स्टेम है बेटा प्याज की, है ना। और उसके आसपास वो जो हम कंज्यूम करते हैं वो लीव्स होती हैं। तो ये बल्ब है ना। दिस इज व्हाट इज बल्ब। बल्ब किसके होते हैं, एक आपका लहसुन का होता है, ठीक है, गार्लिक का और अनियन का, इन दो के बल्ब्स होते हैं। बिल्बिल्स जो है अगावे में होती हैं, है ना। ये बिल्बिल क्या है, एक ही नोड में, ये सपोज मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी बड्स होना, एक एक बड़ एक एक प्लांट बना के दे देगी आपको। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिल्बिल्स, फाइन। तो ये अलग अलग है ना, दोनों चीज़ें अलग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमें मोस्टली लगता है कि बिल्बिल और जो बल्ब हैं दे आर वन इन द सेम थिंग। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, अनियन एंड गार्लिक, और बिल्बिल का क्या रहेगा, अगावे रहेगा, राइट। सो दीज आर अगेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स। अब ये नाम आपने बड़ा सुना हुआ है, हमने कई चैप्टर्स में इसकी बात की है, इट इज़ टेरर ऑफ बंगाल, है ना। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ पे, बंगाल में स्पेशली। क्यों, क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर है, पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। इसके अलावा इसकी लीफ का शेप भी बड़ा प्यारा सा है, थोड़ी सी बल्ज आउट होती हैं, फ्लैशी होती हैं, तो इट गिव्स अ वेरी गुड अपीयरेंस। हमने उससे सोचा कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसे यहाँ पे इंडिया में कल्टीवेट कर देना चाहिए, उस इंटेंशन से इस प्लांट को यहाँ पे कल्टीवेट किया गया। हमने ग्रेजुअली क्या देखा बेटा, जो स्टैग्नेंट वाटर है, कहाँ होता है आपके पास स्टैग्नेंट वाटर, पॉन्ड्स में होता है ना, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, जहाँ पे मीठा पानी है। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट है, वहाँ पे वाटर हायसिंथ आपको फ्लोट करता हुआ दिख जाएगा, और ये इतना रैपिड फ्लोट करता है कि पूरे पॉन्ड का जो सरफेस है, पूरे पॉन्ड का जो सरफेस है, दैट गेट्स कवर्ड अप बाय दिस पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। ये ऐसे प्लांट पूरा फैल गया और इस प्लांट ने सभी जगह फैल कर स्प्रेड करके वाटर का जो टॉप लेयर है उसे ब्लॉक कर दिया,
उस टॉप लेयर को ब्लॉक करने से जो सनलाइट नीचे के प्लांट्स को मिलनी थी, जो सबमर्ज प्लांट्स थे मेरे, उन प्लांट्स को नहीं मिल पाएगी। और बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉन्ड में, देखो समुद्र में भी सनलाइट बॉटम तक नहीं पहुंचती, पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ एक अलग रीज़न है। वहाँ रीज़न हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, मतलब जो लहरों से जनरेटेड हीट है, उस हीट को प्लांट्स फिक्स करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बात ही अलग कर दीजिए आप। यहाँ तो सरफेस बहुत कम है ना, शैलो है, पॉन्ड्स आर वेरी शैलो, नॉट वेरी डीप। तो नीचे बॉटम में हीट होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। उल्टा पॉन्ड में नीचे का सरफेस ठंडा होता है। तो इसका मतलब मुझे 200% किस पे डिपेंडेंट रहना है? सन के ऊपर रहना है। तो सनलाइट तुमने यहाँ ब्लॉक कर दी, तो जितने भी सबमर्ज प्लांट हैं इनको रिसीव होना बंद हो जाएगी। दे विल स्टॉप फोटोसिंथेसाइजिंग, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो गई, और स्टॉप हो गई तो ये डीके होंगे, मरेंगे, मतलब डेब्रीज बनेंगी। डेब्रीज बनेंगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो बीओडी बढ़ेगा। बीओडी बढ़ेगा मतलब क्लियर इंडिकेशन कि वाटर क्या हो चुका है? पल्यूट, राइट। वाटर क्या हो चुका है? पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वाटर हायासिंथ ने यही किया, है ना। ये टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसीलिए जाना गया क्योंकि एक वीड है। जिस पॉन्ड में ये ग्रो कर रहा है, ना तो सबमर्ज्ड प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ना सीजेस पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सरफेस पे तो ऑब्वियसली नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि खुद ही ग्रो कर रहा है। तो ये पूरे पॉन्ड की वाटर क्वालिटी को ख़राब कर देने वाला है, इसीलिए इसे हमने टेरर बोला। इसे एलिमिनेट करना वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस। इसे आज हम एलिमिनेट कर पाए हैं, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ सम बायोलॉजिकल एजेंट्स। केमिकल्स की मदद से नहीं, इसे हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स की मदद से रिमूव किया है। सो देयरफॉर वी कॉल इट एज टेरर ऑफ बंगाल। इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये ऑफसेट्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। ऑफसेट का डायग्राम मैंने आपको अभी बना के बताया था। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स नीचे वाटर में अपनी रूट स्प्रेड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर यहाँ से अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं एक तरीके से, और यूँ कह लीजिए चेन के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं, मतलब एक प्लांट से लगे लगे बहुत सारे प्लांट्स होंगे। इसे हम कहते हैं ऑफसेट, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। एक इन्वेजिव वीड के फॉर्म में है, स्टैग्नेंट वाटर में है। इसे रिमूव करने के लिए हमने कुछ फिशेस को यूज़ किया, राइट। मैंने बताया ना आपको, हमने कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ किए। वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हमारे पास गेम्बूजिया फिश है, राइट। इट इज़ कॉल्ड एज गेम्बूजिया फिश। ये फिश क्या करती हैं? धीरे धीरे इसकी लीफ को जो है वो कंज्यूम करके इसे पूरी तरीके से किल करना शुरू कर देती हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल्ड इट बायोलॉजिकली, है ना। ये इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, पहले हमारे यहाँ था ही नहीं, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस वॉज द रीज़न विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सी दिस इज वन ऑफ द ऑफसेट ऑफ आइकॉर्निया। ये ऑफसेट है ना। ये आपका एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया, और दोनों के बीच का कनेक्शन ये है। इसी से तीसरा प्लांट होगा, उससे ही चौथा प्लांट होगा। पहले तो ये सीरीज में चलता है, एंड ग्रेजुअली इट ऑक्यूपाइज द एंटायर सरफेस ऑफ पॉन्ड वाटर, and this is how it spreads. इसे हम बोलते हैं offset, and the best example which you need to remember is water hyacinth. Terror of Bengal NCERT में यही example given है, NEET में पूछा भी गया है, right?